फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मुकेश जीएस में। आज हम लोग आधुनिक भारत में घटना चक्र के सीरीज में आज का टॉपिक भारत का संवैधानिक विकास है। इससे संबंधित प्रश्न को देखेंगे। यह प्रश्न बिहार शिक्षक बहाली 69 बीपीएससी, बिहार दरोगा एंड ऑल पीसीएस एग्जाम के लिए यह प्रश्न अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अभी तक इस चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? तो यह 1773 ईस्वी में पारित किया गया था। इसका आंसर ए सही है। ब्रिटिश सरकार ने कंपनी में व्यापक भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन को दूर करने के लिए 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट किस साल पारित किया गया था? यह 1773 ईस्वी को पारित किया गया था। इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग बताइएगा। रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है यह किस वर्ष पारित किया गया था? यह 1773 ईस्वी में किया गया था। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित अधिनियमों में से प्रथम बार किसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद हेतु प्रावधान किया गया था? तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पद किसमें प्रावधान किया गया था? यह रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम 1773 के द्वारा किया गया था। इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो किया गया था यह रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा किया गया था। इसलिए इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न है, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट भारत में प्रथम बार किस अधिनियम द्वारा बनाया गया था? तो भारत में प्रथम बार किस अधिनियम द्वारा बनाया गया था सुप्रीम कोर्ट? यह बनाया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बनाया गया था। इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन ई हो जाएगा। इनमें से कोई सही नहीं है। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो एलिजा इम्पे थे। तो इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला है? तो जो अधिकार दिया गया था यह 1786 ईस्वी एक्ट के तहत दिया गया था। इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल को फैसले को रद्द करने का जो अधिकार दिया गया था वह 1786 एक्ट के तहत दिया गया था। इसका आंसर बी सही है। 1793 में विनिमय द्वारा जिला कलेक्टर को उसकी न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया, केवल संग्राहक अभिकर्ता बना दिया गया। ऐसे विनिमय का कारण क्या था? तो ऐसे विनिमय का जो कारण था वह लॉर्ड कॉर्नवालिस जिला कलेक्टर में से केंद्रित इतनी विस्तृत शक्ति से सतर्क हो गया था कि महसूस करता था कि एक व्यक्ति में इतनी परम शक्ति का होना वांछनीय है। तो इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया था। तो भारतीय ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार समाप्त किया गया था वह 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत किया गया था। इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया है? तो भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को जो समाप्त किया गया है वह 1813 का चार्टर अधिनियम के द्वारा किया गया है। इसलिए इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया है? तो भारत में व्यापारिक एकाधिकार जो समाप्त किया गया है वह 1813 का चार्टर एक्ट के द्वारा किया गया है। इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न है, चार्टर अधिनियम 1813 भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने का निम्नलिखित में कौन सा एक कारण है? तो कौन सा एक कारण है? तो इसके द्वारा भारतीयों की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया है। इसलिए इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न है, चार्टर एक्ट 1833 में निम्न प्रावधानों में से कौन सा एक नहीं है? इनमें से कौन जो है वह सही नहीं है? इसका आंसर डी हो जाएगा। गवर्नर जनरल की काउंसिल में विधि सदस्य के रूप में एक भारतीय की नियुक्ति है। तो इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न है, लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ
करने की संस्तुति निम्न में से किसके द्वारा रखा गया था? तो यह किसके द्वारा रखा गया था? तो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के द्वारा रखा गया था। इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न है, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत स्वीकार किया गया है। तो नागरिक सेवाओं के लिए जो प्रतियोगी परीक्षा था उसका प्रणाली जो स्वीकार किया गया वह 1853 ईस्वी में किया गया था। इसका आंसर बी सही है। इस समय लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल चल रहा था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया? तो पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का जो सृजन किया गया वह चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा किया गया था। इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस एक वर्ष से ब्रिटिश सरकार अंतिम रूप से भारत एवं इंग्लैंड में एक ही समय साथ साथ इंडियन सिविल सर्विस ICS की परीक्षा आयोजित करने के लिए सहमत हुई थी? तो यह कब सहमत हुआ था? 1922 ईस्वी में सहमत हुई थी। तो इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? इनमें से कौन सा कथन सत्य दिया गया है? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। तो यह बिल्कुल सही है। भारतीय सिविल में 1941 में भारतीयों को प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक था। यह बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर सी सही है। 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? सुमेलित करना है। नियंत्रण परिषद की स्थापना, इसकी जो स्थापना है यह पीठ का अधिनियम 1784 के द्वारा किया गया था। इसके साथ हो जाएगा। और सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना है इसकी स्थापना नियामक अधिनियम 1773 के द्वारा हो जाएगा। तो इसके साथ हो जाएगा। और ईसाई मिशनरियों ने को भारत में कार्य करने की अनुमति, यह जो है चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा हो जाएगा। इसके साथ मैच करेगा। और गवर्नर जनरल परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति जो है इसकी नियुक्ति चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा किया गया है। तो ये सामने हो जाएगा। इसको आप लोग मैच करवा लीजिएगा। इसका आंसर बी सही है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना जो किया गया है वह पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 के द्वारा किया गया है। इसलिए इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को चाय और शक्कर के व्यापार का एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया है? तो चाय और यहाँ पे चीन होना चाहिए था। तो इसका आंसर डी हो जाता। अगर चीन यहाँ पे दिया जाता तो इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया। तो चाय के व्यापारिक एकाधिकार को किस अधिनियम के तहत खो दिया? तो यह 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा यह खो दिया। तो इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्राय संपूर्ण क्षेत्रीय बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया है? तो बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन जो किया गया वह 1834 ईस्वी को किया गया है। इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को स्थानांतरित किया गया है। तो भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को जो स्थानांतरित किया गया है वह 1858 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत किया गया है। इसलिए इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार को एकाधिकार को उत्साहित कर दिया गया है। तो नहीं, यह गलत है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पुनः समाप्त कर भारत में सीधा शासन करने का उत्तरदायित्व किया है। तो यह बिल्कुल सही है। इसका आंसर बी हो जाएगा। केवल 2 सही है। निम्नांकित में किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान किया गया है? तो भारत के गवर्नर जनरल को जो अध्यादेश जारी करने का जो शक्ति प्रदान किया गया है वह इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा किया गया है। इसलिए इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने सामूहिक कार्य चालान के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद पर उनके प्राधिकार को और बल प्रदान किया है? यह जो किया गया है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा किया गया है। इसलिए इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने का शक्ति प्राप्त हुआ है?
तो बजट पर बहस करने का जो शक्ति प्राप्त हुआ है वह भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा हुआ है, इसलिए इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत किया गया है? तो भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली का जो शुरू किया गया है यह 1892 ईस्वी में किया गया है, इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न है, भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किए गए थे? तो भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए जो एक्ट पारित किया गया था वह 1835, 1867, 1878 और 1908 ईस्वी में किया गया था। इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न है, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब किया गया था? तो बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की जो स्थापना किया गया इसकी स्थापना 1861 ईस्वी में किया गया था। इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न है, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चला था। तो सबसे कम समय तक जो चला था 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट चला था, यह सबसे कम समय तक चला था। इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किया गया था? तो यह किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो यह मिंटो मार्ले सुधार 1909 के द्वारा किया गया था। इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल को आरंभ किया था? तो किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का शुरू किया गया था? तो यह भारतीय परिषद अधिनियम 1909 ईस्वी में किया गया था, इसलिए इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न है, 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को जाना जाता है। तो 20 अगस्त 1917 के सुधारों को जाना जाता है और मॉन्टेगू घोषणा के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसका आंसर ए सही है। 20 अगस्त 1917 के सुधार की घोषणा तत्कालीन भारत सचिव एडविन मॉन्टेगू के नाम पर मॉन्टेगू घोषणा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? तो द्वैत शासन का जो जनक माना जाता है वह सर लियोनेल कर्टिस को माना जाता है, इसलिए इसका आंसर डी सही है। सर लियोनेल कर्टिस को द्वैत शासन का जनक माना जाता है। उसके द्वैत शासन संबंधी विचार भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बना था। अगला प्रश्न देखते हैं, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट बना था। तो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड का जो रिपोर्ट बना था वह भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा बना था, इसलिए इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न है, 1919 में जब मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे वह लॉर्ड जॉर्ज थे, इसलिए इसका आंसर ए सही है। 1919 में जब मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री डेविड लॉयल जॉर्ज थे। 1916 से 1922 तक यह इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रहे थे। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत लागू किया गया था? तो प्रांतों में द्वैत शासन जो प्रणाली है वह किस अधिनियम के अंतर्गत लागू किया गया था? तो यह 1919 के अंतर्गत लागू किया गया था, इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैत शासन सिद्धांत का निर्दिष्ट करता है। तो द्वैत शासन सिद्धांत का जो निर्दिष्ट करता है वह प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों का 2 वर्गों में विभाजन है, इसी को निर्दिष्ट करता है, तो इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न है, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित है? तो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव जो संबंधित है वह संवैधानिक सुधार से संबंधित है, इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1919 ने निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया था? तो स्पष्ट रूप से जो परिभाषित किया गया था वह केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकार की अधिकारिता को किया गया था, इसलिए इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न है, द्वैत शासन प्रणाली लागू करने वाला एक्ट आया था। तो द्वैत शासन प्रणाली लागू करने वाला जो एक्ट आया था वह 1919 ईस्वी को आया था, इसका आंसर डी सही है। निम्न में भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में असत्य कथन को चिन्हित करना है। इनमें से कौन सा कथन असत्य दिया गया है? तो यह अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, तो नहीं, यह गलत है, इसका आंसर ए हो जाएगा। यही कथन गलत दिया गया है और ये तीनों जो है यह बिल्कुल सही दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत सरकार अधिनियम 1919 के परिवर्तन के साथ शासन का ढांचा और उसकी विशेषता एकात्मक और केंद्रीय रही है, तो नहीं, यह जो है बिल्कुल गलत है।
सत्ता का एक बड़ा भाग प्रांतों को प्रायोजित किया गया था। तो यह बिल्कुल सही है, यह बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ए गलत है परंतु आर सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करना है। द्विशासन का अर्थ प्रशासन के विषयों को दो वर्गों में विभाजन किया गया है। ये बिल्कुल सही है। प्रांतों में उत्तरदायी शासन के बोध का परिवर्तन कराने का प्रयत्न किया गया था। तो ये भी सही है। तो इसका आंसर ए सही है। ए और आर दोनों सही है और ए का सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय उपायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम में हुआ था? तो भारतीय उच्चायुक्त के पद का जो सृजन है, इसका सृजन भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा किया गया था। इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के मुख्य तत्वों में कौन सा सही सम्मिलित दिया गया है? इनमें से कौन सा सही दिया गया है, उसका उत्तर चुनना है। तो एक संघ का प्रावधान दिया गया है, यह बिल्कुल सही है। और प्रांतों को स्वायत्तता देना है, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर जो है से ए हो जाएगा। एक और दो सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की थी? तो ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता जो शुरू किया गया है वह भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया है। इसलिए इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 निम्नलिखित में से किसकी रिपोर्ट पर आधारित बना है? 1935 जो है यह किसकी रिपोर्ट पर आधारित बना है? तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर बना है। इसका आंसर डी सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कुछ विशेषता थी। गवर्नरी प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति था। तो यह जो है बिल्कुल सही है। गवर्नरों को विधायी क्रियाओं में निषेधाधिकार, वीटो की शक्ति तथा स्वयं को विधि बनाना था। तो यह भी सही है। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के नियम की समाप्ति करना था। तो नहीं, यह गलत है। इसका आंसर बी सही है। एक और दो सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त किया था। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 ने जो समाप्त किया था वह प्रांतीय द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त किया था। इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, इसमें प्रांतीय स्वशासन का उपबंध किया गया था। तो बिल्कुल सही है। संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना का उपबंध किया गया था। ये भी सही है। केंद्र में अखिल भारत संघ का उपबंध किया गया था। तो बिल्कुल ये भी सही है। तो इसका आंसर डी सही है। एक, दो और तीन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो महत्वपूर्ण है वह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। तो इसीलिए हम महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न है, 1935 के भारत सरकार अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सा एक वैशिष्ट युक्त नहीं है? इनमें से कौन सा वैशिष्ट युक्त नहीं दिया गया है? तो केंद्र में साथ ही साथ राज्यों में द्वैत शासन है, यह जो है वैशिष्ट युक्त नहीं है। तो इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न है, 1935 के भारत अधिनियम द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा क्या थी? तो अंग्रेजों की जो असली मंशा था वह मंशा राष्ट्रवादी नेताओं को साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों को व्यक्त करने के लिए रजाओं का इस्तेमाल करना था। इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था, एक कार ब्रेक जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है, यह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। इसका आंसर ए सही है। 1935 के अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। वे 1947 से 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। वो पंचशील तथा गुटनिरपेक्षता में विश्वास रखने वाले व्यक्ति थे। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? यह 1935 का अधिनियम है। इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया था? तो संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत जो प्रवृत्त किया गया था यह 1935 का भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था। इसलिए इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 को जो अस्वीकार किया था वह लखनऊ अधिवेशन 1936 ईस्वी को किया था। इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय विधानसभा का
निम्नांकित में से कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था? तो कौन सा निर्वाचन जो है वह भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था? तो यह जो हुआ था 1926 हुआ था और 1945 हुआ था। तो इसका आंसर सी सही है, ए और सी सही दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो अंतिम निर्वाचन जो है वह किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो यह 1945 इसमें किया गया था। इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? 1935 का गुलामी का अधिकार पत्र किसके द्वारा कहा गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। इसका आंसर ए सही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र या दास्ता का आज्ञा पत्र बताते हुए उनकी कठोर आलोचना किए थे। ब्रिटिश शासन के पूरे इतिहास में 1935 का अधिनियम सबसे लंबा और चौड़ा प्रलेख था। इसमें 14 भाग और 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर बेस्ड अनुदेश पत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंटरेक्शन को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में किस रूप में समाविष्ट किया गया था? 1950 में भारत के संविधान में किस रूप में समाविष्ट किया गया था? तो राज्य के नीति निर्देशक के तत्व में किया गया था, जो 36 से अनुच्छेद 51 तक के दिया गया है, जो भाग 4 में है। तो इसका आंसर बी सही है। भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अपशिष्ट शक्तियां किसे दिया गया है? तो अपशिष्ट शक्तियां जो दिया गया था वह गवर्नर जनरल को दिया गया था। इसका आंसर बी सही है। भारत शासन अधिनियम में अपशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्राप्त है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित अधिनियमों में से किसके द्वारा भारत परिषद इंडिया काउंसिल एक्ट को समाप्त किया गया है? तो भारत परिषद इंडिया काउंसिल एक्ट को जो समाप्त किया गया है वह भारत सरकार अधिनियम 1935 को किया गया है। इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न है, किसने कहा मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है? तो यह डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा कहा गया था। इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न है, क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो, अंग्रेज जा चुके हों परंतु वे शरारत छोड़ गए हों? निम्नलिखित में से किसने उपयुक्त वाक्य को संविधान सभा के बहस में कहा था? यह किसके द्वारा कहा गया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा कहा गया था। इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? इसको मिलान करना है। तो द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो है इसका संबंध सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है, और भारतीय परिषद अधिनियम 1909 जो है इसका संबंध सांप्रदायिक निर्वाचन के परिणाम मंडल से संबंधित है, और भारतीय सरकार अधिनियम 1919 जो है इसका संबंध द्वैध शासन के परिणाम से संबंधित है, और भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है इसका संबंध प्रदेशों की स्वायत्तता के लिए प्रावधान है। इसको आप लोग मैच करवा लीजिएगा। इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? इसमें कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 जो है यही जो है ऐतिहासिक कानून नहीं था। तो इसका आंसर डी सही है। तो कैसा लगा वीडियो? अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, और अभी तक जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग जितना ज़्यादा से शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।